हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है CS IP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं गाला का एक धमाकेदार सीरीज जिसके अंदर हमने अब तक गाला के 5 जो पेपर है BST और OCM जिसको आप बोलते हो, बिजनेस स्टडीज भी बोलते हो, तो उसके 5 पेपर के सेक्शन ए के सारे MCQ बहुत ही डिटेल मैनर में देखे। आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अब तक नहीं देखे, आप श्रीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको गाला पेपर दिखेगा। गाला पेपर में आपको अकाउंट्स के भी पेपर्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के पेपर मिलेंगे एंड BST के भी पेपर्स मिलेंगे और धीमे धीमे हम उसमें दूसरे पेपर्स भी अपलोड करते जाते हैं, तो आपको सारे पेपर्स वहां पे धीमे धीमे सारे मिल जाएंगे। चलो, तो आज का जो रहने वाला है हमारा पेपर नंबर 6 होने वाला है, बड़ा ही मजेदार। जैसा मैंने बोला था, सिर्फ 20 MCQ नहीं देखेंगे, एक तो डिटेल मैनर में भी देखेंगे और दूसरा उसके साथ अदर दूसरे MCQ रिलेटेड कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ गए हम पेपर नंबर 6 पे। ओके, तो ये पेपर नंबर 6 है। तो पेपर नंबर 6। ओके, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, ई डैश इज इन द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा कौन सी चीज है जो सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट होता है? मैन, कस्टमर, शेयर होल्डर, वर्कर। बेटा जी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सभी को मैनेज करके सभी को मैनेज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैन। ओके, नेक्स्ट, हु गिव द थियरी ऑफ हाउ थ्रोन? ये चैप्टर नंबर हमारा 2 में से आया है। किसने हाउ थ्रोन की थियरी दी थी? तो बताओ, सोचो। एल्टन मायो, हेनरी फॉयल, जॉर्ज टैरी, फादर पीटर एफ ड्रकर। तो इसमें से किसने दी थी? इसमें से दी थी एल्टन मायो ने। एल्टन मायो भाई साहब थे जिसने क्या दिया था? जिसने हाउ थ्रोन की थियरी का कंसेप्ट दिया था। ओके, यहाँ पे बेटा जी हाउ आर यू माँ, आपको कैसे याद रखना? हाउ आर यू माँ। तो यहाँ पे माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है मायो। क्या है? मायो। तो देखो, मैंने आपको बोला था, आपने तो सोचे भाई मार्क्स જોઈએ છે, આ MCQ ની અંદર વધારે પડતો દિમાગ લગાડવાનું નહીં। આપણે શું છે, કોઈ એવી ટ્રીક યાદ રાખવાની છે જેને લીધે આપણે આન્સર ક્લિક કરી શકાશે। તો અહીંયા જ્યારે હાઉ આવશે તમારા મોઢાથી નીકળશે હાઉ આર યુ માં, તો હાઉ થ્રોન क्या आएगा? मायो, अल्टन मायो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग फंक्शन मींस। प्लानिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? रूटीन फंक्शन, फिक्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ चॉइस, डिफिकल्ट फंक्शन। बताओ कौन सा आएगा? 2 बार पूछा गया है बेटा जी। इसका आंसर आएगा प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ चॉइस। क्या होता है? फंक्शन ऑफ चॉइस। व्हाट इज कॉल्ड वेयर द अथॉरिटी इज सेंट्रली डेलीगेटेड एट अ हायर मैनेजमेंट लेवल। मतलब बेटा जी यहाँ पे क्या है, जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी यहाँ पे डेलीगेट है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? हायर अथॉरिटी के, हायर मैनेजमेंट के पास है। लोअर वालों के पास अथॉरिटी है ही नहीं, उसको क्या बोलोगे? क्योंकि जब अथॉरिटी टॉप लेवल के पास है, बॉटम लेवल के पास नहीं है, उसको बोलेंगे हम सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से क्या डेलीगेट नहीं हो सकता? तो इसमें से अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क। बेटा आप अथॉरिटी दे सकते हैं, रिस्पांसिबिलिटी दे सकते हो, वर्क भी दे सकते हो, लेकिन किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते। एक टीचर होता है, वो मॉनिटर को काम देती है, भाई ये स्टूडेंट्स को तू लाइन में खड़ा कर दे, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर मस्ती करेगा तो उसके लिए ट्रस्टी, प्रिंसिपल किसको जवाबदार ठहराएगा? टीचर को, मॉनिटर को नहीं। अकाउंटेबिलिटी तो जिसने वर्क डेलीगेट किया हो उसी की रहती है। विच रिक्रूटमेंट सोर्स रिक्वायर जनरली अनस्किल्ड लेबर। बेटा जी अनस्किल्ड मतलब कि ऐसा कौन सा? हमारे जो रिक्रूटमेंट के बहुत सारे सोर्स होते हैं। मतलब सर रिक्रूटमेंट जब भी हमको जब जॉब के लिए बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, इंसान मानस की रिक्वायरमेंट હોય છે ત્યારે આપણે अलग-अलग सोर्स થી એને हायर કરીએ છીએ, अपने अलग-अलग सोर्स से उसको हायर करते हैं। तो
उसमें अनस्किल्ड लेबर को अगर हायर करना हो तो किसके पास जाएंगे? ट्रेड यूनियन के पास, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास कि कॉन्ट्रैक्टर के पास? तो हम जाते हैं, जब हमको अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास। किसके पास? कॉन्ट्रैक्टर के पास। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे बिल्डर होता है ना, बिल्डर को जब कंस्ट्रक्शन करता है ना तो बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं। अब लेबर को वो पूरे साल तो एम्प्लॉय करके रखेगा नहीं, इसलिए क्या करता है, जब भी उसको लेबर की जरूरत है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि भाई आज मेरे को 15 एम्प्लॉय चाहिए, भेज देना। आज मेरे को 10 वर्कर चाहिए, भेज देना। आज मेरे को 50 वर्कर चाहिए, भेज देना। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करता है, उन लेबर को बोलता है भाई तुमको इस साइड पे जाना है, वहां पे काम करने का। तो ये क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या हायर, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम अनस्किल्ड लेबर को हायर कर रहे हैं। व्हाट टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। हम जब एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, वो परेशानी में घबरा तो नहीं जाता है, वो उसका नेचर, वो जल्दी एग्रेसिव तो नहीं हो जाता, जल्दी से अरे यार मुझसे कैसे होगा, ये तो सर आपने बहुत बड़ा काम दे दिया, आज के दिन तो नहीं हो पाएगा। ये एम्प्लॉय का नेचर कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो इतनी सारी फाइल હું મારે કરવાની છે ના સાહેબ ના આટલા નહીં પાવે મને 7 વાગે ઘરે પહોંચવાનું હોય છે મને। अगर आपको जानना हो कि एम्प्लॉय का नेचर और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है तो कौन सा टेस्ट करते हैं हम कंडक्ट? आईक्यू टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट की साइकोलॉजिकल टेस्ट? बताओ जी बताओ, उसकी साइकोलॉजी को जज करते हैं हम तो क्या आएगा? साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट आएगा, दूसरा आएगा और तो कॉन्ट्रैक्टर वाला, तीसरे अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, इसमें था फंक्शन ऑफ चॉइस। ओके, ये अल्टन मायो और यहाँ पे था मैं। ठीक है, देख बेटा, मैं ना देखो कंसेप्ट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ताकि आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से याद हो। इसलिए क्या है, खाली एमसीक्यू की टिक मार के आप वो उसको मार मत लेना, क्योंकि अगर ऐसे याद रखोगे तो कुछ याद नहीं होगा और थोड़ा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा ना तो आप भी ट्विस्ट हो जाओगे। बेटर है, मैंने आपको बोला है अगर इसमें टारगेट रखना है अच्छा तो इस एमसीक्यू में लाने पड़ेंगे 20 आउट ऑफ 20 और वो जब भी होगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, लॉजिकली याद रख रहे हो। ओके, हाउ इज द कांसेप्ट ऑफ मोटिवेशन? बेटा जी मोटिवेशन कैसा कांसेप्ट है? साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल की पॉलिटिकल? अरे मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल होता है, हम सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज करने के लिए भी और दिल्ली में जैसे बम फोड़ने के लिए भी। तो आप जब भी मोटिवेट हो तो अच्छी चीज के लिए मोटिवेट होना, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मोर? बेटा जी डायरेक्शन कहाँ चाहिए होता है? सर डायरेक्शन बॉटम लेवल में ज्यादा चाहिए होता है। अरे बॉटम लेवल में माना कि डायरेक्शन ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन वो मिडल में भी चाहिए होता है, टॉप लेवल में भी चाहिए होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन है इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कहेगा ऑल ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट अ प्रोसेस। बेटा जी कंट्रोलिंग इज नॉट अ प्रोसेस मतलब कंट्रोलिंग इसमें से क्या नहीं है? कंट्रोलिंग क्या कंटिन्यूअस होता है? हाँ जी कंटिन्यूअस होता है। कंट्रोलिंग क्या इंटरनल है? हाँ जी कंट्रोलिंग इंटरनल है, क्योंकि अंदर के जो लोग, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उन्हीं पे कंट्रोलिंग किया जाता है। कंट्रोलिंग क्या डायनेमिक है? हाँ जी कंट्रोलिंग डायनेमिक है, वो कंट्रोलिंग बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से किया जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या नहीं है? कंट्रोलिंग है रिजिड नहीं है, मतलब कंट्रोलिंग इज नॉट अ रिजिड प्रोसेस। मतलब आपने ये ऐसा सोच लिया कि नहीं ऐसे ही कंट्रोलिंग होता है, ऐसा नहीं होता। बिजनेस, एनवायरमेंट, पीपल, उनके हिसाब से कंट्रोलिंग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी। ओके, आंसर क्या आएगा बेटा जी? सी। कंट्रोलिंग इज नॉट अ रिजिड प्रोसेस। व्हिच फॉर्म हैज मोर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस? बेटा एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है उसको बनाना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फॉर्म है जिसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है? तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो सबसे जायंट होता है उसका खर्चा सबसे ज्यादा आता है। तो इसमें सबसे जायंट कौन सा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या लगता है? बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट खर्चा, बहुत कंपनी लोग के अंदर रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। आपको प्रमोटर्स को हायर करना है, फिर आपको कैपिटल कंपनी लॉ का ध्यान रखना है, अलग अलग एजेंसीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हायर करना होता है? तो यहाँ पे इसमें क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब भी आपको कंपनी बनानी हो बहुत सारे लीगल रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, जैसे कंपनीज एक्ट का है, ऑडिट करवाना
बनाना है, तो ये सब आता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा सबसे ज्यादा आता है। विच अदर नेम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब मैंने आपको बेटा जी बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या चाहिए था, डिविडेंड, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन वेल्थ के अंदर क्या चाहिए, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई हमारी तो वेल्थ बढ़नी चाहिए। वेल्थ कैसे बढ़ेगी, अगर हमारा शेयर प्राइस क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है मतलब उसका क्या हो रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। और ये एनपीवी कैसे आता है, एनपीवी आता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। अब इसको लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिखा सी मतलब कैश, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। जब हम इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करते हैं तब क्या होता है, एनपीवी आता है। उसके बाद एक मिनट, तो बेटा जी यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एनपीवी विल बी द आवर आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर देयर इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बेटा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी के अंदर कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के बेसिकली ऑर्डर होते हैं। एक होता है लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, और दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे हम पर्टिकुलर लिमिट लगाते हैं कोई भी चीज को खरीदने के लिए। जब हम शेयर को खरीदते हैं ना, और शेयर का प्राइस अगर आपको प्रैक्टिकली अगर समझाया गया है, जैसे मैं यहाँ पे जो बच्चों को समझाता हूँ उनको प्रैक्टिकल पूरा शेयर मार्केट का प्रोजेक्ट मतलब शेयर मार्केट चलाता हूँ, उसके ऊपर कैसे बाइंग हो रही है, कैसे सेलिंग हो रही है, पूरा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे समझाते हैं। तो वहां पे मैं उनको लिमिट रख के बताता हूँ, मैं उनको मार्केट का ऑर्डर कैसे रखना है, लिमिट कैसे रखना है, कब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद इनवॉइस कैसे जनरेट हो रही है, कैश कैसे आउटफ्लो जा रहा है, या तो कैश कैसे आ रहा है, पूरा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे बच्चों को समझाते हैं हम हमारी क्लास पे। ओके, तो आपको अभी मैं खाली ये बताऊंगा कि यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के अंदर जैसे अगर सिक्योरिटी का भाव चल रहा है 100, हमको लगता है कि हमको ये सिक्योरिटी परचेस करनी है लेकिन 100 रुपए बहुत ज्यादा महंगा है, मैं बोलूंगा कि मैं तो इसको 90 रुपए में परचेस करना चाहता हूँ। तो जब हम उससे जो मार्केट प्राइस चले उससे कम प्राइस पे प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। क्या तो समझ गए ना, जैसे आप मार्केट में गए और उसने आप सपोज की सब्जी लेने गए, सपोज भिंडी, उसने बोला क्या भाव है, उसको आपने पूछा क्या भाव है, उसने बोला सर 100 रुपए किलो। हम बोलते हैं 90 रुपए किलो देनी है क्या, बोल 90 रुपए किलो देनी है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर जब हमको सपोज सब्जी चाहिए कोई भी कीमत पे, वो बोलता है क्या भाव है, वो हम पूछते क्या भाव है, वो बोलता है 120 रुपए। हम बोलते तू 120 के 130 भी ले ले, बट फटाफट मेरे को भिंडी दे, घर पे मम्मी ने बहुत तेजी से बुलाया, मेरे को फटाफट यहाँ पे लेना पड़ेगा। मतलब क्या होता है मार्केट ऑर्डर, मतलब जो प्राइस मार्केट में चल रही उसी प्राइस पे जब हम गुड्स को परचेस कर लेते हैं तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, जो प्राइस चल रही होती है उससे कम पे परचेस करते हैं तो उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे बेसिकली होते हैं दो प्रकार के ऑर्डर। ओके, हु इंट्रोड्यूस्ड एट द नेशनल लेवल ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड मतलब क्या होगा, जो स्क्रीन के ऊपर ही भाव आपके चलते रहेंगे। मतलब आप कोई भी स्टेट में बैठे हो, कोई भी विलेज में बैठे हो, फॉरेन में बैठे हो कि इंडिया में बैठे हो, आप अपनी स्क्रीन पे ही देख सकते हो कि मार्केट क्या भाव चल रहा है, शेयर अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सब कुछ आप क्या देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। जितना ट्रेड होता है ना, कौन परचेस कर रहा है, कितने शेयर परचेस हो रहे हैं, कितने शेयर सेल हो रहे, कंपनी का भाव बढ़ रहा है, कंपनी का भाव घट रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, और इसकी और ये वैसे तो दोनों ने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है तो बॉम्बे स्टॉक पे लगाना, अगर एनएससी लिखा आता है तो एनएससी पे टिक मारना है। ओके, हाउ मेनी कंसेप्ट्स आर देयर इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट? बेटा जी मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितने कंसेप्ट होते हैं? तो यहाँ पे बेटा जी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर बोलता है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितने कंसेप्ट होते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं टोटल 5। कितने होंगे? 5। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है प्रोडक्शन, कौन सा? प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, नेक्स्ट आता है और सेलिंग, और उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग, और उसके बाद आता है, एक मिनट, प्रोडक्शन। ओके, सॉरी बेटा, यहाँ पे प्रोडक्शन कंसेप्ट आता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट आता है, और उसके बाद सेलिंग कंसेप्ट आता है, उसके बाद आता है मार्केटिंग। सेलिंग कंसेप्ट करना है, मार्केटिंग करना है, और लास्ट आता है सोशियल। कौन सा आएगा? सोशियल कंसेप्ट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितने कंसेप्ट होते हैं? मार्केटिंग में मैनेजमेंट में टोटल 5 कंसेप्ट होते हैं। तो आंसर आएगा हमारा ये। ओके, आप ये ऐसे चीज को यहाँ पे लिख देना ताकि वो आपको उस चीजों को कनेक्ट करने में यूजफुल होता है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्फेसिस इज टू पुट ऑन अवेलेबिलिटी एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? बेटा जी ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमको क्या करना है? चीजों को अवेलेबल भी करवाना है, और दूसरा उसकी प्राइस भी क्या रखती है? प्राइस उसकी लो रखती है। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट कैसा चाहते हैं? हाई क्वालिटी, क्योंकि हम ऐसा वैसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते, हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और उसके लिए क्या प्राइस चार्ज करेंगे? हाई प्राइस चार्ज करेंगे। फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग में क्या होता है? कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को बनाते हैं। वी मेक प्रोडक्ट और उसको सेल करते हैं। ठीक है, वी मेक द प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर नीड, उसको हम फिर क्या करेंगे? सेल करेंगे, उसको आफ्टर सेल सर्विस देंगे। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ सेलिंग। कंसेप्ट ऑफ सेलिंग के अंदर क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ सेलिंग के अंदर हमको क्या करना है? गुड्स को क्या करना है बेटा? कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना है? सेल्स में। मतलब हमको क्या चाहिए यहाँ पे? अगर मैं सिंपल भाषा में जो बोलूं तो हमको चाहिए रोकड़ा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को देखते हैं? तो वो आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, द बिलो मेंशन पब्लिक सेक्टर यूनिट इज यूनिट ऑर्गेनाइज लोक अदालत इन इंडिया। मतलब कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो क्या ऑर्गेनाइज कर रही है? लोक अदालत। तो बेटा जी वो करता है आपका BSNL। कौन? BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, BSNL। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम? बेटा जी डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम में कितने होते हैं मेंबर? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में टोटल 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होंगे? 3। उसमें से एक कौन होगा? एक प्रेसिडेंट होगा, और एक कौन होगा? और वही 3 में से एक कौन होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। बेटा जी अब मैं आपको यहाँ पे समरी लिखा देता हूँ, आपको उस समरी में ध्यान रखना है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम की बात की जाए, या तो दूसरा आता है स्टेट लेवल फॉरम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों में कितने मेंबर होते हैं? दोनों में 3 मेंबर होने चाहिए टोटल। उसमें से वो तीनों में से एक कौन बनता है? एक बनता है हमारा प्रेसिडेंट। दूसरा वही तीनों में से एक वुमेन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? उसके नेशनल लेवल फॉरम की बात करें, नेशनल लेवल फॉरम की बात करें, तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर होते हैं? यहाँ पे टोटल 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होंगे? 5। इसमें से एक कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज या तो रिटायर्ड जज। क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक मुझे बोला है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। फिर एक कौन होना चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, और तो इस तरह से इसका टोटल ये होता है, मेंबर्स होते हैं। तो DLF या तो स्टेट लेवल की बात होती है 3, और नेशनल लेवल की बात है तो 5। तो यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट, इन विच कोर्ट कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड? बेटा जी इसे बोलते हैं
PLI, क्या बोलते हैं PLI? पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब अगर सपोज कोई व्यक्ति है, अगर उसको किसी के कुछ बोलने से, कोई व्यवहार से या कोई भी प्रकार से अगर किसी ने उसके धर्म के बारे में बोला हो या कोई ऐसी चीज उसके कास्ट के बारे में कमेंट की हो और उसको बुरी लगी हो, तो वो व्यक्ति खुद या तो उसका ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, उसके सामने PLI फाइल कर सकते हैं। या तो कोई चीज है जो मेरे को सही नहीं लगी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसके सामने क्या फाइल कर सकता हूँ? PLI फाइल कर सकता हूँ, PIL फाइल कर सकता हूँ। ये PIL कहाँ पे कैसे फाइल करते हैं? ब्लैंक पेपर पे होता है और आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो कौन से कोर्ट में हम फाइल करेंगे? यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आंसर आएगा। ओके, तो PLI कहाँ फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट में। एट प्रेजेंट विच एक्ट इज प्रिवेलेंट, मतलब कौन सा एक्ट प्रिवेलेंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए? भाई फॉरेन एक्सचेंज के लिए कौन सा एक्ट चलता है? फेरा, ये पुराना एक्ट था। फेसा कोई एक्ट नहीं होता, ये भी कोई एक्ट नहीं होता। फेमा, तो अभी प्रेजेंटली कौन सा एक्ट चल रहा है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है बेटा जी। और एक चीज है ना, मैं आपको इसमें ये बता दूं, हमारा एक है ना यहाँ पे कंसेप्ट आया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। फिर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा, तो ये लिखना है। और दूसरा एक और चीज थी, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइडियोलॉजी वगैरह पूछता है, आइडियोलॉजी पूछता है, तो वो कितना आएगा? 4 P's। 4 P's मतलब क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो बेटा जी हमने क्या किया? हमने इसी के साथ हमारे 20 के 20 MCQ खत्म किए। तो यहाँ पे हमारे 6 के 6 पेपर के बड़े ही धमाकेदार तरीके से हमने MCQ किए। मैंने आपको MCQ बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, लॉजिकली समझाए हैं, ताकि आप MCQ को लंबे टाइम तक याद कर सको। और MCQ में भी थोड़ा भी ट्विस्ट रहता है तो आप उसको इजीली टेकल कर सको। वापस बता दूं, अगर आपको BST में या तो इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाने, MCQ उस पर सबसे ज्यादा जोर देना। तो चलो वीडियो को करते हैं हम एंड। बस एक चीज है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मजा आ रहा हो, तो कमेंट में जरूर से लिखना, सर आई लाइक योर वीडियो, सर इट इज गिविंग मी अ मोटिवेशन, सर अब तो मैं 90+ लाके दिखाऊंगा। और एक और चीज बता दूं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स का जो मेरे कमेंट लिखते जा रहे हैं, उनको सुन के, उनको देख के, उनको पढ़ के मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं और ट्राई करूंगा इस और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो लाने के लिए। ऊपर से आप भी मेरे को बताना आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए या कौन से चैप्टर में, अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको चाहिए कि सर इसका एक 1 शॉट बना दो तो मजा आ जाए, तो मैं उसका 1 शॉट भी आपके लिए बना दूंगा। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। बाय बाय।